हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्यकालीन श्रृंखला के अंतर्गत प्रांतीय राज्यों की श्रृंखला में मालवा राज्य की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के बाद मालवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आता है। उससे पहले भी मालवा राजपूत काल में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह चुका था। इस पर राजपूत काल में परमार राजवंश का लगभग 5 शताब्दियों तक शासन रहा है। परमार वंश के राजाओं ने 5 शताब्दियों तक इस पर शासन किया है, जिसमें महानतम शासक महाराजा भोज थे, जो मालवा के काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे। ये मालवा के ही नहीं बल्कि भारत के महानतम शासकों में से एक थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मालवा वंश के परमार वंश के अंतिम शासक की हत्या करके उन पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। हम देखते हैं दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने के बाद वो मुल्तान के इक़्तेदार को आइन उल मुल्क को मालवा विजय के लिए भेजता है और आइन उल मुल्क अंततः मालवा विजय करने में सफल हो जाता है और यहाँ का उसे इक़्तेदार बना दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 1 शताब्दी तक मालवा राज्य दिल्ली सल्तनत का अंग रहता है और इसके बाद हम देखते हैं कि 1390-91 में नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा, तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा हुसैन खां गोरी को मालवा का इक़्तेदार बनाया जाता है और इसे दिलावर खां की उपाधि फिरोज तुगलक के द्वारा ही पहले ही प्रदान की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब तैमूर का आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पर, इस आक्रमण के कारण जो अव्यवस्था फैलती है उसके कारण दिल्ली के शासक को, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को पलायन करके मालवा में शरण लेनी पड़ती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर हुसैन खां गोरी मालवा का एक स्वतंत्र शासक बन जाता है और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत से अलग होकर मालवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आता है। इसके अल्पकाल के शासन के बाद इसका ज्येष्ठ पुत्र अलप खां शासक बनता है, जो हुसैन शाह की उपाधि धारण करके शासक बना है। सुल्तान की इसने उपाधि धारण की है, अपने राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया है। ये काफ़ी योग्य और कुशल शासक था। अपने मालवा राज्य के विस्तार के अंतर्गत इसने चंदेरी, सागर, दमोह पर भी अधिकार कर लिया है। हम देखते हैं इसके राज्य पर बैठने के बाद गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वारा मालवा पर आक्रमण किया जाता है और मालवा पर आक्रमण के बाद इसे पराजित होना पड़ता है। हुसंग शाह को बंदी बनाकर वो अपने साथ ले जाता है और अपने भाई को मालवा का गवर्नर बना देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मालवा में गुजरात के कठोर शासन के विरुद्ध एक असंतोष, एक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के द्वारा हुसंग शाह को मुक्त कर दिया जाता है और इस प्रकार से मालवा का शासक वो फिर से बन जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो लगातार गुजरात का विरोधी बना रहता है, गुजरात से उसकी शत्रुता लगातार चलती रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात के आक्रमण इसके राज्य पर होते रहते हैं, जिनका मुकाबला इसे लगातार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसका जो और राज्यों से, पड़ोसी राज्य जो भी हैं, उनसे भी इसका संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। और इसके बाद देखते हैं अपनी राजधानी को ये धार से मांडू स्थापित कर लेता है। अपने को सुरक्षित करने के लिए धार से मांडू राजधानी ले आता है और 1421 में इसने उड़ीसा पर आक्रमण किया है और उड़ीसा के शासक को बंदी बना लिया है, भानुदेव को, और उनसे उसके बदले में, उन्हें मुक्त करने के बदले में 75 हाथी प्राप्त किए थे।
ये होशंग शाह शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था, विद्वानों का संरक्षण था और इसके अलावा विद्वानों के संरक्षण के साथ साथ ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसने हिंदुओं के प्रति भी सहिष्णुता की नीति को अपनाया है और हम देखते हैं कि शासन प्रशासन के मामले में भी काफ़ी कुशल प्रशासक था। इसकी मृत्यु के बाद इसके अलावा इसने क्या किया है, नर्मदा के तट पर होशंगाबाद नामक नगर की स्थापना की है और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मोहम्मद शाह गौरी के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसका शासन बहुत अल्प समय का होता है। ये अत्यधिक अयोग्य शासक था। इसके समय में जो शक्ति होती है वो महमूद खां के हाथों में चली जाती है, जो इसका विश्वास पात्र होता है। इसकी मृत्यु के बाद ये दिलावर खां गौरी के द्वारा स्थापित राजवंश की समाप्ति हो जाती है और मालवा में एक नए राजवंश का उदय होता है, खिलजी राजवंश का। और महमूद खां जो होता है, महमूद खिलजी के नाम से मालवा का सुल्तान बन जाता है। खान की उपाधि इसने धारण की हुई थी। इस उपाधि को होशंग शाह द्वारा ही बहुत अल्प आयु में ही इसे प्रदान कर दिया गया था। इसकी वीरता, इसकी कुशलता को देखकर होशंग शाह द्वारा जीवन के प्रारंभिक काल में ही इसे खान की उपाधि प्रदान की गई थी। ये मालवा की गद्दी पर बैठने वाले सुल्तानों में सर्वाधिक योग्य शासक था। इसे कह सकते हैं मालवा का सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक योग्य शासक था। इसने अपने समय में राज्य का विस्तार किया है। राज्य के विस्तार के अंतर्गत इसने राजपूताने के अंदर भी इसने विजय अभियानों को चलाया है। इसके अलावा दक्षिण में भी विजय अभियान चलाए हैं। गुजरात और मेवाड़ से इसके लगातार युद्ध हुए हैं। दिल्ली पर भी इसने आक्रमण किया है। चित्तौड़ पर आक्रमण किया है और चित्तौड़ पर जो आक्रमण इसने किया था उस समय चित्तौड़ में भी अत्यधिक वीर शासक राणा कुंभा चित्तौड़ के शासक थे। चित्तौड़ के युद्ध को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा प्रस्तुत किया है। चित्तौड़ के युद्ध के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी और चित्तौड़ के युद्ध के बाद मांडू में महमूद खिलजी ने भी एक 7 मंजिला विजय स्तंभ की स्थापना की थी। मेवाड़ के इतिहासकार इस युद्ध में राणा कुंभा की विजय बताते हैं, जबकि मालवा के इतिहासकार इस युद्ध में महमूद खिलजी को विजेता प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं मालवा का अत्यधिक वीर शासक था और अत्यधिक कुशल शासक था। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति अत्यधिक दूरदर्शितापूर्ण और सहिष्णुतापूर्ण थी। इसके समय में हिंदू व्यापारियों को, विशेषकर जैन व्यापारियों को काफ़ी प्रश्रय, संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। हम देखते हैं कि मालवा राज्य में महमूद खिलजी के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने भी इस मालवा राज्य को काफ़ी सुरक्षित और संरक्षित रखा है। इसके बाद मालवा के सुल्तानों ने मांडू में तमाम इमारतें, तमाम मस्जिदें, तमाम इमारतें स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्थापित की हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप मेरे इस चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।